हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इजराइल फिलिस्तीन जंग को 108वां दिन है और अब सूरत हाल ये बन रही है कि यूरोपियन मुल्क, अमेरिका, ये सब कह रहे हैं कि हल सिर्फ टू स्टेट सोल्यूशन है। यानी जब तक फिलिस्तीनियों को अपना स्टेट नहीं मिलेगा तब तक मसले का कोई हल नहीं है। इसी के साथ इजराइल के अंदर से नए इलेक्शन की मांग उभर करके आ रही है और नेतन्याहू के घर के सामने कैप्टिव्स की फैमिलीज ने टेंट लगा लिए हैं। इवन नेसेट जो पार्लियामेंट है वहां की, उसमें एक कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, वहां लोग घुस गए और उन्होंने कहा कि आप यहां चैन से नहीं बैठ सकते जब तक हमारे लोगों को आजाद नहीं कराते। तो इतना गुस्सा अंदर से है और बाहर से ये दबाव है कि टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करो। अब तक नेतन्याहू टू स्टेट सोल्यूशन को रिजेक्ट करते रहे हैं, ये कहते हुए कि क्या हम अपने दुश्मन को अपने बराबर में बिठा लें, और ये भी कहते रहे कि अगर फिलिस्तीन बनेगा तो उसकी कोई फौज नहीं होनी चाहिए। जो बाइडन ने भी इस तरह की बात कही कि ऐसे दुनिया में मुल्क हैं जिनकी अपनी फौज नहीं है। क्या वो सब हमास को या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कबूल होगा? क्या कुछ है, किस तरफ हालात बढ़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जिन्होंने कई जंगें कवर की हैं, बहुत से मुल्कों से रिपोर्टिंग की है। एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जिन्होंने जंगें और दुनिया के हालात अपनी आंखों से देखे, उनसे हम चलिए जानते हैं कि वो आखिर अब जंग को कहां पा रहे हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेतन्याहू क्या करेंगे? वो जो शोले की उसका फिल्म का गब्बर क्या करेगा, या क्या है वो, उस तरह की कोई चीज, ऐसी हालत बन गई है क्या? इवेंचुअली तो नेतन्याहू को या तो बहुत बड़ा दाव लगाना पड़ेगा गाजा पर, जो बेवकूफ़ी होगा, या फिर रिजाइन करना पड़ेगा, जो उसके सामने पॉलिटिकल सिचुएशन उसके देश में आ रही है। ऑपोजिशन स्ट्रांग है, पब्लिक ओपिनियन जिसको उन्होंने लड़ाई शुरू करके अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, वो इतने लंबा अरसा हो गया है इजराइल अपने कैदियों को हमास से नहीं छुड़ा पाया है। अलावा उसके लाशें तो आ ही रही हैं घर पे, इक्का दुक्का हर रोज ही कोई अफसर कोई सोल्जर मर रहा है। मोराल अगर आप कहें इसराइल का, इजरायली पब्लिक का, तो लो है, और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी तरीके से आप मान के चल सकते हैं। तो नेतन्याहू के लिए ये बड़ा संकट का समय है। लड़ाई में जीत नहीं हो रही है और पॉलिटिकली देश में उसके पॉइंट्स नीचे होते जा रहे हैं उस हद तक कि किसी भी टाइम पर नेसेट में मिलके ऑपोजिशन के एमपीज उसको बेइज्जत कर सकते हैं, सीट से हटा सकते हैं। सीट से हटते ही उसके ऊपर जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं करप्शन के और बाकी चीज़ों के, वो चालू हो जाएंगे। और नेतन्याहू का वही असर होगा जो अक्सर कई एक देशों में डिक्टेटर्स का होता है, जब वो पावर विहीन हो जाते हैं, ये जनता को रोटी नहीं दे सकते हैं। लड़ाई के बारे में, इजराइल और हमास की लड़ाई के बारे में अल्टीमेट डिसीजंस वॉशिंगटन में होने हैं, ईरान में होने हैं और उन देशों में होने हैं जिनका इमीडिएट वो आप उनकी जिंदगी और मौत तो नहीं, मगर उनकी पीस डिपेंड करती है कि रीजन में पीस रहे। और इसके अंदर वेस्ट एशिया के, मिडल ईस्ट के सारे इस्लामिक देश आते हैं। अलावा उसके हिंदुस्तान, फिलीपीन, मलेशिया, ये जो जिनका माल यूरोप जाता है कैनाल के जगह, या फिर यूरोप का माल उनके पास आता है, इन सबों के देशों की जो ओवरऑल पॉलिटिकल प्रेशर है, उसको हम लोग ज़्यादातर लिखते नहीं है, ज़्यादातर बात नहीं होती है, क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं है, मगर गहरा है और दबाव दबाव उसमें काफ़ी है। उसका दबाव इकोनॉमिक दबाव और पॉलिटिकल दबाव है। और मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, इनका इस्लामिक दबाव भी है, ऐसी बात नहीं है। जो
हमास के साथ हो रहा है, जो गाजा के साथ हो रहा है, उसका मर्म शायद वहाँ पर सऊदी अरेबिया से ज़्यादा समझा जाता है। ये हमने पहले भी कई बार देखा भी है और लड़ाइयों में। तो ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेशर जो साउथ अफ्रीका ने ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो मुकदमा दायर किया है, मुकदमा का कोई वैसे तो कोई फैसला नहीं है कि कोर्ट कहेगी कि बंद कर दो तो बंद हो जाएगा, मगर उसकी वजह से वेस्ट में, इंग्लिश स्पीकिंग वेस्ट में खासकर जो जो घट रहा है उसकी सच्चाई जिस जोर से सामने आ रही है। हमारा बात करते हैं, अखबारों में लिखा जाता है तो सरकारें भी और आदमी भी ये समझते हैं कि लोग कह रहे हैं, मगर जब कोर्ट में आ रही है और वकील लोग काले कपड़े पहन के बोल रहे हैं, उसका अपना एक अलग वजन हो जाता है। उस वजन को यूनाइटेड नेशंस में भी समझा जाएगा, माने ना माने, तो वजन को समझा जाएगा कि अब ये आखिरी स्टेज पर आ गई है बात, मोराल के हिसाब से, मोरालिटी के हिसाब से, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के हिसाब से और जियो पोलिटिकल हिसाब से। मेरा ख्याल है नेतन्याहू फंस गए अपने ही जाल में। अच्छा, इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं ऐसन कोट, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि जो भी ये कह रहा है कि हम जीत रहे हैं या हम हमास के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। और यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम हमास के खिलाफ नहीं जीत सकते, उन्हें हार नहीं दे सकते। इससे अलावा और कितना मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का आदमी, कैबिनेट मिनिस्ट्री का जब ये बात कहता है, सिर्फ नेतन्याहू के सर झुकाने से पहले वाली हालत ही तो है ये। कोई खास ऐलान होगा कि इजराइल हार गया, ऐसी तो उम्मीद कोई भी नहीं करता। नहीं, देखिए, ये वो पुराने जमानों की जंगें तो है नहीं, या 1971 वाली भी जंग नहीं है कि जिसमें झंडे झुका दिए जाएं, हस्ताक्षर हो हार के, सरेंडर के। वो तो आजकल होता नहीं है। ये अफगानिस्तान से अमेरिका गया, हवाई जहाज उड़ गए, कोई दस्तखत तो कहीं हुए नहीं ना। तो हवाई जहाज उड़ते हैं, गोलियां बंद हो जाती हैं, वही निशान है कि शांति आ रही है। सीज फायर ही एक रास्ता रह जाता है जिसमें बाइज्जत आप लड़ाई बंद कर सकते हैं, बिना ज्यादातर हार माने हुए। और हार का क्या मतलब है, कोई भी आपकी गर्दन पकड़ के आपकी नाक को दूर में तो रगड़ेगा नहीं। यही है कि लड़ाई बंद हो जाएगी बाइज्जत, और जो प्रिजनर्स हैं उनका एक्सचेंज हो जाएगा। अब रहा दूसरी बात, इसराइल का यह मानना कि वो हमास को टोटली निहत्था कर दे, मैकेनिकली और पॉलिटिकली उनका एक तरीके से उनकी हैसियत ही मिटा दे, उनकी यादगार ही मिटा दी है, वो भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें, चाहे उनको टेररिस्ट कहें या कुछ कहें, इलेक्शन में वो भी जीतते हैं। उनको लोग शांतिप्रिय जमाने में चुनते हैं अपना वजह। जो लार्जर पैलेस्टीन स्टेट है, उसके अंदर जो दूसरे पॉलिटिकल फोर्सेस है और हमास है, उनका आपस में टकराव हो या ना हो, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वो आजकल पुराने ज़माने की तरह सिविल वॉर नहीं करते हैं आजकल वो। तो कभी किसी ज़माने में थोड़ी बहुत झुड़मुट होती थी। तो हमास का आप कहें कि उनका पॉलिटिकल वजूद, उनका मिलिट्री वजूद, उनका पॉपुलर वजूद हटा दे तो आप किसी ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। अच्छा, अभी एक ताजा खबर आ रही है जब हमारी आपकी बात हो रही है कि यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और नेतन्याहू 2 स्टेट सॉल्यूशन को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कहां कुछ आकर के बात ठहरेगी, क्योंकि 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी अजीब छलावा है। एक बात ये कही गई ब्लिंकन की तरफ से, ऐसा रास्ता हमवार करें जिससे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन बन जाए। बाइडेन ने कहा सम काइंड ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसकी ऐसे भी दुनिया में मुल्क हैं जिनकी कोई अपनी फौज नहीं होती। तो क्या इस किस्म के खिलौने से फिलिस्तीनी मान जाएंगे क्या, जिस तरह के अमेरिका से इशारे हैं? भूटान की अपनी फौज नहीं है, नेपाल की भी एक तरीके से माना जाए तो अपनी कोई फौज नहीं है। उससे साउथ एशिया के इक्वेशन में कोई फर्क आता नहीं है।
हिंदुस्तान और चीन आमने सामने हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। तो ये छोटी सिंगल एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 1,000 एकड़ की छोटी स्टेट्स की अपनी फौज ना हो, यूरोप में लिechtenstein वगैरह वगैरह हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि नेटो मर गया है। हम्म, बाकी जगह छत्रसाया जैसे फिलीपींस को अमेरिका की फौज की हमेशा रहती थी, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की अपनी फौज बहुत कमजोर है, मगर ऑस्ट्रेलिया की फौज उसकी फौज में एक तरीके से माना जाए तो परमानेंट संधि है। तो जब बिडेन और उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि पैलेस्टीन नॉन मिलिट्री स्टेट बन जाए इन टू स्टेट, तो ये तो अगर इजराइल नहीं बनेगा तो ये कैसे होगा? आप ये तो कहें कि दोनों स्टेट्स की पीस की जिम्मेदारी यूएनओ और यूएस ले लेते हैं, तब भी बात नहीं बनेगी। मगर तब भी कोई बात कह सकते थे कि आप ढंग की बात कर रहे हो। आप एक तरफा कह रहे हो कि हमास और फिलीपींस और पैलेस्टीन जो गाजा में भी है और वेस्ट बैंक पर भी है, ये दोनों ही नियतें हो जाएं और इसराइल पुराने तरीके से न्यूक्लियर स्टेट बना रहे। ये तो टू स्टेट नहीं कहता है, ये तो आप कहते हैं कि एक स्टेट हो और दूसरा उसका सैटेलाइट हो, उसकी स्लेव स्टेट हो, उसकी गुलाम जद स्टेट हो। ये ट्विन इस तरीके के आजकल के ज़माने में होते नहीं है। अमेरिका जितना बड़ा देश है वो भी किसी छोटे देश के ऊपर दोस्ती तो कर सकता है, मगर ये नहीं कह सकता कि आप हमारे गुलाम हैं। वहाँ पे एक ही पूरा साउथ अमेरिका में एक ही देश है पोर्टो रिको, जिसको अमेरिका ने अपना एक स्टेट माना हुआ है। हालांकि उसका इतनी दूर है कि उसका कोई इससे मायना नहीं है, मगर बराबर के सिटीजनशिप है, हथियार है, नौकरियां है, सब कुछ है, वो तो मान सकते हैं। मगर ऐसे आप ट्विननेस की बात तो कर नहीं रहे हैं। तो मेरा जो अपना ख्याल है कि एक तरीके का स्टेटस को आते लड़ाई होने से पहले और लड़ाई होने से 5 साल पहले, एकदम पहले नहीं, उस तरीके की टू स्टेट नेशन आए कि जहां पर पैलेस्टीनियंस को नौकरी मिल पाए, वेस्ट बैंक में जो छोटे छोटे शहर सिर्फ चारों तरफ से तार में गिरे हुए हैं उनको दोबारा से आज़ादी दी जाए, चरवाहों को, ट्रेडर्स को अपनी जो ज़मीन है वो जाने की खुलेआम आज़ादी हो। ऐसा ना हो कि आपका मकान एक तरफ है और फील्ड एक तरफ है और अपने खेतों पे आप खेती नहीं कर पा रहे हैं, जानवरों को नहीं चरा पा रहे हैं, तो उस तरीके का तो नहीं हो पाएगा। अब जब शांति होगी तो मेरा ख्याल है 2-4 और बुजुर्ग लोग बैठेंगे साथ में, दूसरे लोग चाहे ईरान हो या अमेरिका हो, जो दोनों तरफ के हितैषी हैं, उनका भी कुछ सुनी जाएगी कि किस तरीके से फिर दोबारा कभी एक तरफा बात ना है, फिर उस तरीके का दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर और जबरन ना की जाए कि हमारे जैसे 7 तारीख को कर दिया था कि बम फेंक दिए। वो उस हालत को दोबारा नहीं आना है, उसको इतना नहीं सताना है कि वो प्रेशर कुकर बन जाए, कभी भी दोबारा एक्सप्लोड हो जाए। अच्छा, अभी जो बातचीत के जो इशारे मिल रहे हैं कि कतर, इजिप्ट, अमेरिका वो बात कर रहे हैं हमास से, आपको अब जबकि हमास अपने आप को मजबूत पोजीशन में महसूस कर रहा है, अभी तक जवाबी कार्रवाइयां मजबूती से हो रही हैं गाजा के अंदर, और गाजा से इजरायली फौजें कम होने के तो इशारे मिलते हैं, फौजें बढ़ने के इशारे नहीं मिल रहे। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है, कोई बातचीत वाकई कोई ऐसी हो पाएगी जैसी कि आप ईरान और अमेरिका को मिला करके कहीं बात करके कहीं बीच में आने की कोई बात होगी? चूंकि इसमें तो इजिप्ट उन्हीं का एक तरह का दोस्त मुल्क है, कतर भी किसी हद तक मीडिएशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कोई सही रास्ते पर जा रही है बातचीत? इजिप्ट हो या सऊदी अरेबिया हो, ये आज के ज़माने जब तक इनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं है तब तक तो ये कह सकते हैं, मगर अमेरिका जब दबाव डालेगा तो अच्छा खासा डालेगा। अमेरिका का इलेक्शन आ रहा है, वो भी एक क्लॉक चालू हो गई है। अभी प्राइमरीज
रिपब्लिकन से चल रहे हैं, और जिस तरीके से कोर्ट्स को मिलाकर ये एक तरफा होता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद दोबारा कैंडिडेट बने। बाइडेन के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है, डेमोक्रेट्स के ऊपर और जो पीस लविंग रिपब्लिकन्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है कि आप इजराइल को उकसाइए मत, उसको आप शांति की तरफ लाइए। इजराइल जब जीतता है तो न्यूयॉर्क का यहूदी उसके साथ होता है, मगर जब वहाँ पर अमेरिका के साख को और इंटरनेशनल ट्रेड को, नौकरियों को खतरा हो जाता है, तो अमेरिका भी सोल्यूशन की तरफ, सीजफायर की तरफ देश दोस्तों को, बाकी देशों को उकसाता है। इसमें चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो या और कोई हॉटस्पॉट्स हो, अल्टीमेटली रीजन की तरफ लाया जाता है। आपने एक और बात कही है कि प्रेशर अंदर से जो इजराइल में आ रहा है, जब इजराइल लड़ाई पे उस अलर्ट पर होता है, उसकी सिविलियन इकोनॉमी ठप हो जाती है। छोटे दुकानदारों की, नौकरों की, स्कूल टीचर्स की, उनकी नौकरियों पे खतरा आता है। स्कूल टीचर को वॉलंटियर सोल्जर बनना पड़ता है, और सोल्जर्स में और सिविलियंस में चाहे वॉर हो या ना हो फर्क होता है। तो अब ज़्यादातर इसके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे हैं, मगर इजराइल के अंदर सिविलियंस को और जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हमको। वो है, कह रहा है कि शांति की तरफ आइए, ताकि हमारी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। अंत में यहूदी का 2500 साल का इतिहास है कि वो ट्रेडर है, वो बैंकर है, वो फिनेंशियर है, वो पैसे के मामले में सब कुछ करने को तैयार है। ट्रेड के मामले में लड़ाई ये पिछले 70 साल में, 80 साल में उसको करनी पड़ रही है। उसकी अलग इंटरनेशनल ज़रूरतें उनकी भी हैं, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो पैदा हुई थी इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें इसराइल को आर्म करके और एक तरीके से वहाँ पे पोजीशन करके बाकी देशों की जो ज़रूरतें थी वो पूरी हुई थी। तो इसराइल के लोग गरीब देशों से भी आए हुए हैं, रशिया से आए हुए हैं, हिंदुस्तान से आए हुए हैं, यमन से, इथियोपिया से, काले और सफ़ेद भी हैं। उनकी अपनी वो आए हैं इसराइल में पीसफुल रहने के लिए, मरने के लिए नहीं आए हुए हैं। एक पॉलिटिकल इंटरनल प्रेशर है, इसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको अच्छा, बल्कि हमको जी जी, स्ट्रेंथन करना चाहिए। हाँ, जॉन दयाल साहब, ईरान की जो अपनी बढ़ती हुई ताकत है, जिसमें इन प्रॉक्सी ग्रुप्स का जिक्र वेस्टर्न मीडिया बिल्कुल ऐसे ही करता है कि वो ईरान के ही एक तरह से ताकत का हिस्सा है। हमास ने 7 अक्टूबर को हमला करके जंग को यहां तक वो ले आए कि अब इजराइल की भी सरकार बदलने के रास्ते पर है, और अमेरिका में भी जो बाइडेन सुकून से नजर नहीं आ रहे, उनकी सरकार को भी एक तरह से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ईरान की जो बढ़ती ताकत है, ये प्रॉक्सी ग्रुप की शक्ल में, खासतौर पर हमास की, हिजबुल्लाह की, इनकी शक्ल में वो अब इतने फैसले तक, इतने बड़े इन्फ्लुएंस, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं कि अमेरिका की भी सरकार वो गिरा सकें और इजराइल की भी सरकार गिर सके? क्या कुछ लग रहा है, यानी इनकी सियासी कितनी अहमियत है अब इस इलाके में? ईरान के लिए जो बाइडन और डेमोक्रेट्स अच्छे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप और बाइबल बेल्ट रिपब्लिकन्स अच्छे हैं, अगर आप मेरी माने, और कोई ज़रूरत नहीं कि आप मेरी माने, तो मेरा ख्याल है ईरान के लिए पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए रिपब्लिकन्स मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो उनका जो इंटरनल राजनीति है, आइडियोलॉजी जिसको पनप रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए, मैं ईसाई हूँ, हिंदुस्तान में मेरे लिए रिपब्लिकन्स, चाहे अपने को कितना भी बाइबल बेल्ट माने, मगर मेरे को डेमोक्रेटिक जो इथॉस है उसमें ज़्यादा अपना एनआरआईज का वजूद हम मान के चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी संकीर्ण राजनीति खेलते हैं, बड़ी पॉपुलिस्टिक राजनीति खेलते हैं, और उसमें भी आप वो जो
टोटल वोट था वो तो पिछली बार भी हार गए थे, और दोबारा बाइडेन ने उनको पॉपुलर वोट से दोबारा हरा दिया। दो बारी पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाए हैं। और मेरा ख्याल है आज की तारीख में भी इतना आसान नहीं है, कोर्ट्स की बंदिश है। अभी यहाँ पे जो लीगल केसेस हुए हैं जिसमें कंजर्वेटिव्स की जीत हुई है, उससे सिविल सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जो जनरल रिलीजियस सोसाइटीज हैं जो हार्ड कोर नहीं है, उनके अंदर बड़ा अशांति हो गई है। वो खतरा समझ रहे हैं कि अगर रिपब्लिकन दोबारा जीते तो पूरी इकोनॉमी के ऊपर और बाकी जगह क्या हाल रहेगा। तो बाइडेन को हम अभी आज की तारीख में राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ना ही डेमोक्रेट्स को कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का बाइडेन रहेंगे मुखिया, मगर अगर ऐसी शव पुश कम्स टू शव तो वो भी ऐसा कैंडिडेट चुन सकते हैं जो ट्रंप को अच्छा वजन दे पाए और हरा पाए। तो और रही दूसरी बात ईरान की, रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने अपनी सिविलाइजेशन वैल्यूज नहीं खोई है। सिविलाइजेशन वहाँ पे भी चीन की तरह, हिंदुस्तान की तरह, इजिप्ट की तरह 5,000 साल की है। और जो उनका डेप्थ ऑफ इकोनॉमी है, डेप्थ ऑफ उनका सोशल यूनिटी है, आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेके और यूरोप के बॉर्डर तक जाती है। बहुत बड़ा देश है ईरान, बड़ा पुराना देश है, बड़ा फिलॉसफी उसने दी है। उसको न्यूक्लियर बॉम्ब से या और चीज़ों से वो धर्मांध हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना, उसका मगरूर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बाकी लोगों को दबाने लगे, बाकी देशों को। मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। सऊदी अरेबिया से जब दो टकराव हो चुके हैं, कुवैत में, इराक में, उससे ये बात साफ है कि आप ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं लगा सकते हैं। एक हद से छोटा मोटा 500 गज इधर और 500 गज उधर को लगा सकते हैं, मगर जिंदगी और मौत की लड़ाई में आप ईरान को धमकी नहीं दे सकते हैं। और ईरान का अपना एक कल्चरल जो उसका वजूद है, उसकी भी वो हमेशा 1000 साल से मान के चल रहा है कि वो एक हद तक ही रहेगा। और जो बाउंड्रीज आज आ गई हैं जुबान की, कल्चर की, वो उनका मायने होता है, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप आज कहें, मेरे को डराने की कोशिश करें कि ईरान विश्व में बाद में, आज से 20 साल बाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज है जो समझने की है, वो ये कि अब जब यहां तक बात पहुंच गई, जब मुल्क के अंदर से दबाव बढ़ रहा है, जब यूरोप से, अमेरिका से दबाव बढ़ रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानना ही पड़ेगा, अब आपको क्या लगता है नेतन्याहू अभी और कितना? 1 दिन पहले उन्होंने बाइडेन के बयान के फौरन बाद इनकार किया कि नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने की। यह जिद कब तक खत्म हो जाएगी? आपने जंग कवर की है, लीडर्स को देखा है, अभी आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा नेतन्याहू को रिकंसाइल करने में इन हालात में? देखिए, इजराइल अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट मान के चलता है, रिपब्लिकन स्टेट मान के चलता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिपेंडेंस से किस तरह के कॉम्बिनेशन लाए। और पिछले 50 साल में हम देख चुके हैं कि वहाँ पे कॉलिशन टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। वही पार्टीज, गिनी चुनी पार्टीज है, उन्हीं में आपस में तबकों की जो अपनी इकोनॉमी है, अपने कास्ट डिविजन्स हैं, अपने रेशियल डिविजन्स हैं, उनके हिसाब से किस तरीके से कब कौन सा तबका अपने आप को पावरफुल समझता है। तो नेतन्याहू की पार्टी का तो वजूद खत्म होगा नहीं, मगर नेतन्याहू खुद सिर्फ एक आदमी है। अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जब तक हैं, जब तक वो जीतते रहे। जब एक बारी फिसल गए तो ढलान बहुत सख्त है, बहुत तीखी ढलान है। अगर लुढ़क गए तो नीचे ही जाएंगे। मेरा, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि वो इजराइल है, वहाँ पे गोली का और टैंक का तो वो रिबेलियन होता नहीं है, कू द इतात तो होता नहीं है, मगर नेसेट में तो हार जाते हैं ना। और ये पहले आदमी नहीं होंगे जो हारे हैं, और ये खुद भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हारेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल तब्दीलियां
होने के इम्कान बज़ाहिर सामने नजर आ रहे हैं। एक किसी फिलिस्तीनी लीडर ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। और एक बात जाने से पहले बता देता हूँ कि हाँ। इस बार ये अगर नेतन्याहू का करियर खत्म हुआ तो इनकी उम्र के हिसाब से और ये जो नाक कटेगी उसके हिसाब से आप इनका पॉलिटिकल करियर बाकायदा खत्म हुआ मान के चलना पड़ेगा आपको। अगर ये दोबारा रिवाइव होते हैं अगले साल या 18 महीने में तो ये एक तरीके का अचंबा होगा। जी 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 जी, बहुत 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 शुक्रिया। यानी वो बिल्कुल आखिरी एज पर हैं वो अपने सियासी कैरियर के। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जॉन दयाल साहब एक लंबे तजर्बे के साथ हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आकर आती है जो और कहीं नहीं मिलती, और आप लोगों ने भी अब से पहले भी बहुत पसंद किया है। आज भी आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, जो आपको नई चीजें मालूम हुई। आप इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।